हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर जेआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपके बीएफएम का न्यू सिलेबस का जो मॉड्यूल बी है रिस्क मैनेजमेंट, उसका फर्स्ट यूनिट और ये बुक का 11th यूनिट रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने यही सब्जेक्ट के पहले 3 जो चैप्टर्स हैं वो अपलोड किए हैं। बहुत ही जल्द हम आगे के भी चैप्टर्स मॉड्यूल ए के अपलोड करेंगे, लेकिन अभी जैसे कि आपका एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे क्वेश्चंस कई सारे डिफ़िकल्ट पूछे गए थे और कई सारे बच्चों का कुछ मार्क्स से बीएफएम का पेपर रह गया है। इसीलिए हम कॉन्सेक्यूटिवली जाएंगे, मॉड्यूल ए और बी यूनिट साथ में कंप्लीट करेंगे और फिर सी और डी भी जल्दी से कंप्लीट करेंगे, ताकि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आपका सभी मॉड्यूल का कवरेज हो जाएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका रिस्क मैनेजमेंट का जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो मॉड्यूल स्टार्ट होने जा रहा है। ये मॉड्यूल में सब कॉन्सेप्चुअल डेटा है, लेकिन अगर आप ये क्लियर नहीं करते हो तो आगे आने वाले मॉड्यूल्स के कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन, सम्स, केस स्टडीज़ आपको नहीं समझेंगे। इसीलिए ये 11th यूनिट जो है रिस्क बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या देखेंगे, रिस्क क्या होता है, लिंकेज अमंग रिस्क कैपिटल रिटर्न क्या होता है, रिस्क को मैनेज करने की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ रिस्क। In most cases, we observe that there is a deviation in what we achieve from what we had planned and what we had expected. This unpredictability of future is due to uncertainties associated with the steps that we undertake. ठीक है, तो जो भी इवेंट्स होते हैं अपने आसपास, उनमें कुछ ऐसे अनप्रेडिक्टेबल इवेंट भी हो सकते हैं जिनका आउटकम हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और वो आउटकम क्या हो सकता है उस पर कई सारे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। वी हैव टू कीप एन अपॉइंटमेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू रीच इन फॉर टाइम। इन ऑर्डर टू कीप अपॉइंटमेंट वन हैज़ टू गेट रेडी इन टाइम, अरेंज ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल अ डिस्टेंस टू द प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट। ऑल दिस फैक्टर्स इंसेपरेबली एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ रीचिंग द प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट। तो आपकी कहीं पे अपॉइंटमेंट है, आपको वहाँ पे टाइम से पहुँचना है, लेकिन क्या आप वहाँ पे टाइम से पहुँचोगे कि नहीं, ये किस चीज़ पर डिपेंड रहेगा। क्या आप टाइम से रेडी होते हो, आप कौन से ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, कितना डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है, बीच में क्या आपको ट्रैफिक लगेगा क्या। तो ये सभी चीज़ें स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सभी चीज़ें अफेक्ट करेगी कि आपने जहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट है वहाँ पे आप टाइम से पहुँच पाओगे या नहीं। तो इसमें से अगर कोई भी फैक्टर अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, ठीक है, अनसर्टन हो जाता है, तो वो केस में आप टाइम से नहीं पहुंचोगे। वन मे गेट रेडी अर्ली और मे बी डिलेड, ट्रांसपोर्ट में भी बिकम अवेलेबल इन टाइम और देयर में बी वेरी स्मूथ व्हीकल और व्हीकल में ब्रेक डाउन, ठीक है, या ट्रबल फ्री ड्राइव भी हो सकता है, मतलब बीच में ट्रैफिक लग सकता है, व्हीकल चलना बंद भी पड़ सकता है। ठीक है, ऐसी कई सारी चीज़ें हो सकती है। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल वन वुड रीच वेल इन टाइम। अगर सब चीज़ें अच्छे से हो गई जैसे डिसाइडेड थी तो ऑब्वियसली आप टाइम से पहुंचोगे, लेकिन अगर कुछ भी एक भी फैक्टर अगर अफेक्ट हुआ तो आप टाइम से नहीं पहुंच पाओगे। द अनसर्टनिटीज एसोसिएटेड विद द फैक्टर्स डू नॉट हर्ट हिम, बट दिस अनसर्टनिटीज में ऑल्सो बिकम इंस्ट्रूमेंटल इन वंस फेलिंग टू रीच इन टाइम। तो ये जो अनसर्टनिटीज़ है, जैसे कि अगर आपको ट्रैफिक लगा या आपका व्हीकल बंद पड़ गया या आपको तैयारी करके निकलने में ही लेट हुआ, ये आपको हर्ट तो नहीं करेगी, लेकिन जो आपका एम है कि टाइम पे अपॉइंटमेंट पे टाइम से पहुंचना, इसमें आप फेल हो सकते हो। इसीलिए ये सब चीज़ें क्या डिसाइड करती है कि रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, इन अदर वर्ड्स देयर इज़ रिस्क ऑफ रीचिंग लेट फॉर द अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट के लिए लेट पहुंचने की रिस्क क्रिएट हो जाती है, विच इज़ ड्यू टू अनसर्टनिटीज एसोसिएटेड विद द फैक्टर्स मेंशन अबाउ। These factors are the risk elements और contributors to the uncertainty। तो ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जो अलग अलग फैक्टर्स है, जैसे कि आप ट्रैफिक में फंस सकते हो, या आप देरी से निकल सकते हो, या आपका व्हीकल ख़राब हो सकता है, या आपको ट्रांसपोर्टेशन ही ना मिले, तो ये सब फैक्टर्स को हम क्या बोल सकते हैं, ये सब रिस्क फैक्टर्स है, रिस्क एलिमेंट्स हैं जो कि एक्चुअली अफेक्ट करेंगे
आपके टाइम से पहुंचने के इवेंट में, ठीक है। तो इसीलिए रिस्क वुड अराइज व्हेन दीज अनसर्टनिटीज अफेक्ट एडवर्सली। तो जब भी अनसर्टनिटीज़ होती है ये अगर एडवर्सली अफेक्ट होती है ना, तभी हम बोल सकते हैं कि रिस्क अराइज हो गई, ठीक है। पॉजिटिव केस में रिस्क अराइज नहीं होगी। अगर आप टाइम से पहुंचते हो तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये एडवर्स इफेक्ट हो गया, रिस्क हो गई, क्योंकि आप टाइम पे पहुंच रहे हो ना। तो जब भी कोई नेगेटिव चीज़ होती है ना स्टूडेंट्स, अनसर्टन फैक्टर्स अगर एडवर्सली अफेक्ट करते हैं तो ही हम बोलेंगे कि रिस्क अराइज हो गई। तो रिस्क का डेफिनेशन देखते हैं। वी मे डिफाइन रिस्क एज अनसर्टनिटीज रिजल्टिंग इन एडवर्स आउटकम एडवर्स इन रिलेशन टू प्लान्ड ऑब्जेक्टिव और एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो ऐसी अनसर्टनिटीज जो कि एक एडवर्स आउटकम एडवर्स रिजल्ट देती है एडवर्स इन रिलेशन टू प्लान्ड ऑब्जेक्टिव, मतलब जो आपने पहले से प्लान किया है ऑब्जेक्टिव या कुछ आपने एक्सपेक्टेशंस रखी है कि ये मैंने ऐसे ऐसे प्लानिंग किया तो ऐसे ऐसे ये होना चाहिए वो इवेंट, लेकिन वो जिस टाइप से आपने प्लान किया है उस हिसाब से अगर नहीं होता है तो वो केस में जो एडवर्स आउटकम आता है, जो नेगेटिव रिजल्ट आता है ना, उसी को कहते हैं हम रिस्क। अभी समझते हैं फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है। ऑब्वियसली हम बीएफएम का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फाइनेंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो रिस्क तो हम जनरल वे में नहीं देखेंगे। फाइनेंस के केस में, बैंकिंग के केस में रिस्क का क्या रोल है वो देखना ज़रूरी है। फाइनेंशियल रिस्क आर अनसर्टनिटीज रिजल्टिंग इन एडवर्स वेरिएशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और आउटलाइट लॉसेस, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिस्क क्या होते हैं कि एक ऐसी अनसर्टनिटीज रिजल्ट होती है क्योंकि वेरिएशन होता है, एडवर्स वेरिएशन इन प्रॉफिटेबिलिटी और आउटलाइट लॉसेस। मतलब आपने जो भी डिसाइड किया है, एक कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया है, या कुछ आपने एसेट क्रिएट किया है, और या आपने कुछ जैसे कि अपने एक शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। तो जिस हिसाब से आपने प्रॉफिट को प्लान किया है उस हिसाब से अगर आपको प्रॉफिट ना हो रहा हो, उसमें कुछ एडवर्स वेरिएशन आ रहा है, एडवर्स वेरिएशन स्टूडेंट्स ये वर्ड समझिए, एडवर्स वेरिएशन, सिर्फ वेरिएशन नहीं, क्योंकि अगर वेरिएशन पॉजिटिव वे में हो तो आपका प्रॉफिट होगा ना, तो वो केस में हम रिस्क कैसे बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एडवर्स वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। देखिए सपोज़ मैंने कुछ शेयर बाई किए और मैंने सपोज़ 100 रुपीज़ का एक शेयर हिसाब से मैंने कुछ शेयर्स बाई किए, ठीक है। ऐसे मैंने 10 शेयर्स बाई किए और ये मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। अगर 2 दिन के बाद मेरे एक शेयर की वैल्यू अगर 110 रुपये होती है तो पर शेयर मुझे कितने रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, 100 से 110, मतलब हर एक शेयर में मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और 10 शेयर के हिसाब से मुझे कितना, देखो यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 1000 रुपीज़ का, और 110 अगर हो गया तो ये कितनी वैल्यू हो गई 1100, तो मुझे 10 शेयर के पीछे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर ये है एक पॉजिटिव वेरिएशन, ठीक है, मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना उसमें पॉजिटिवली आपको वेरिएशन मतलब चेंज दिख रहा है। लेकिन अगर मेरा 100 रुपीज़ का शेयर कल उठ के 90 रुपीज़ का हो जाता है तो मुझे हर एक शेयर के पीछे कितने रुपीज़ का लॉस होगा, 10 रुपये का लॉस होगा, और टोटल लॉस कितना होगा, मुझे 100 रुपीज़ का लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे देखो मतलब 900 रुपये ही रहेंगे ना मुझ में, जो मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू थी। इन्वेस्ट कितने किए थे मैंने 1000, और वैल्यू कितनी रही, 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था, वैल्यू कितनी बची 900, तो 100 रुपीज़ का मुझे लॉस हो गया ऑन 10 शेयर्स। तो ये क्या है, ये है एडवर्स वेरिएशन, मतलब निगेटिव वे में वेरिएशन मतलब चेंजेस हो रहे हैं। तो जो भी फाइनेंस आपने इन्वेस्ट किया है अगर उसमें नेगेटिव वे में वेरिएशंस होते हैं तो उसी नेगेटिव वे में वेरिएशंस को, जो वेरिएशंस होते हैं उसका जो अनसर्टनिटीज़ रिजल्ट होती है ना, उसी को कहेंगे हम स्टूडेंट्स फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो समझते हैं रिस्क क्या होता है आगे। देखिए, तो इन एनी बिजनेस एक्टिविटी एज इन लाइफ देर इज़ ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब रियल लाइफ में हो, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, हर एक चीज़ में रिस्क होती ही है। एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता है, चाहे वो रिस्क छोटी हो या बड़ी हो। द वर्ड रिस्क इज़ डिराइव फ्रॉम अर्ली इटालियन लैंग्वेज रिसिकेयर मीन्स टू डेयर,
मीन्स टू टेक ऑन चैलेंज। तो ये जो रिस्क वर्ड है ये इटालियन लैंग्वेज का एक रिसिकेयर नाम का वर्ड था जिसका मतलब होता है टू डेयर, उससे लिया गया है। ठीक है, तो देखो रिस्क कोई भी बिजनेस हो उसमें अवॉइडेबल नहीं है, हर एक बिजनेस में रिस्क अनअवॉइडेबल है, चाहे वो बैंकिंग बिजनेस हो चाहे फाइनेंशियल कोई भी बिजनेस हो। तो आपको हमेशा रिस्क फैक्टर को कंसिडर करके उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, आपका बिजनेस प्लान करना है, ताकि अगर कल उठ के आपको लॉस होता है तो आपने ऑलरेडी उसे कैलकुलेट करके सेव कर दिया है। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर मुझे पता है मुझे बिज़नेस में सपोज़ मैंने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट की और मुझे 10,000 तक का लॉस हो सकता है, तो उसे रिकवर करने का प्रोविज़न मैंने पहले से ही बना दिया है, ताकि मुझे पता है कि हाँ अगर ये रिस्क होने वाला है तो मैं पहले से ही ये लॉस को रिकवर करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। वॉरेन बफे मेंटेन रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। वॉरेन बफे ने भी एक डेफिनेशन दिया है रिस्क का। रिस्क एज पर वॉरेन बफे रिस्क क्या है? रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो आपको पता नहीं होता आप क्या कर रहे हैं, उसी को कहते हैं रिस्क। ठीक है, तो इसी चीज़ को आगे थोड़ा एलैबोरेट किया स्टूडेंट्स कि एग्जैक्टली रिस्क को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। As far as profit or loss of business depend upon the net result of all cash inflows and cash outflows. Uncertainties in cash inflow or cash outflows also create uncertainties in net cash flow or profits. Factors that are responsible for creating uncertainties in cash inflows or outflows are the risk elements. Now समझिए ये क्या है। देखिए कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो क्या होता है। आपने कोई बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। देखो इनफ्लो क्या होता है स्टूडेंट्स, इनफ्लो मतलब पहले तो आउटफ्लो समझिए क्या होता है, कैश आउटफ्लो। मैं अभी कैश नहीं लिख रही हूँ, दोनों जगह कैश कॉमन है। देखिए आउटफ्लो मतलब आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, कोई भी बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो कुछ ना कुछ तो अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। तभी इन्वेस्टमेंट करने के बाद इनफ्लो मतलब उसके बाद में जब आपका बिजनेस चालू होगा तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ से आपको कितना रिटर्न्स मिल रहा है, प्रॉफिट या बोल सकते हो कितना रिटर्न्स मिल रहा है। यही चीज़ों को कहते हैं कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। तो अगर कैश आउटफ्लो मेरा ज़्यादा है, ठीक है, मेरा अगर कैश आउटफ्लो ज़्यादा है इनफ्लो से, मतलब सपोज़ मैंने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, फॉर एन एग्जाम्पल 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करके नहीं होगा लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। अगर मैंने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट की तो मेरा कैश आउटफ्लो कितना है ₹100 और मेरा वहाँ से प्रॉफिट हुआ, बिजनेस हुआ सिर्फ 50 रुपीज़ का। तो ये केस में स्टूडेंट्स आउटफ्लो की वैल्यू इनफ्लो से ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये केस में मुझे फ़िलहाल तो लॉस हुआ है एज़ पर दिस ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि मेरा आउटफ्लो ज़्यादा है, मेरा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मेरे जेब से ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन उतना प्रॉफिट मुझे अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है। इनफ्लो मतलब मेरे जेब में उतना पैसा वापस आ रहा है क्या? नहीं। तो इस केस में हम बोल सकते हैं अगर आउटफ्लो माइनस इनफ्लो की वैल्यू है, आउटफ्लो ज़्यादा है इनफ्लो से, तो आप बोल सकते हो आपको लॉस हो रहा है। और अगर इसका उल्टा केस है, इनफ्लो की वैल्यू ज़्यादा है आउटफ्लो से, ठीक है, मतलब मेरा आउटफ्लो था 100 रुपीज़, मेरा इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ का था और प्रॉफिट हुआ 200 रुपये का। तो ये केस में 100 रुपीज़ की वैल्यू 200 से तो छोटी है, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ का किया लेकिन मेरा बिजनेस हुआ 200 रुपये का, तो मेरा प्रॉफिट हुआ है ये केस में। तो मैं बोल सकती हूँ अगर मेरा इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो से, आई माइनस ओ अगर होता है, तो ये केस में मैं बोल सकती हूँ कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझा कि इनफ्लो और आउटफ्लो की वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। ठीक है, आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो क्या उससे ज़्यादा आपके जेब में रिटर्न आ रहा है या नहीं। ठीक है, और यही इनफ्लो और आउटफ्लो की वैल्यूज़ है ना स्टूडेंट्स, ये डिसाइड करती है कि आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट बना रहे हो या लॉस बना रहे हो। नेट रिजल्ट ऑफ ऑल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है, नेट रिजल्ट मतलब पूरे के पूरे आपने इन्वेस्टमेंट किए वो सभी पैसे और पूरे के पूरे रिटर्न्स आपको आए वो सभी। ठीक है, और इन सब कैश इनफ्लो आउटफ्लो में ऐसे कई फैक्टर्स रहते हैं स्टूडेंट्स जो कि अनसर्टन रहते हैं, जो कि इनको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कैश इनफ्लो कितना होगा, कैश आउटफ्लो कितना होगा, इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, इनफ्लो ज़्यादा रहेगा या आउटफ्लो ज़्यादा रहेगा। कई सारे इंटरनल फैक्टर्स, कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि अनसर्टन होते हैं, जो कि ना कि आपके हाथ में होते हैं ना किसी के हाथ में, वो
वो फैक्टर्स एक्चुअली इन्फ्लुएंस करते हैं आपके बिजनेस के इनफ्लो और आउटफ्लो में, और फिर आप बोल सकते हो कि हाँ, ड्यू टू दिस अनसर्टन फैक्टर्स मेरा इनफ्लो या आउटफ्लो अफेक्ट हुआ, और आइदर मेरा प्रॉफिट हुआ या मेरा लॉस हुआ। और अगर आपका लॉस होता है तो हम उसे कहेंगे रिस्क एलिमेंट्स, ठीक है। प्रॉफिट में हम रिस्क नहीं बोलेंगे। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हो, जहाँ जहाँ निगेटिव चीज़ें आ रही है ना, निगेटिव एडवर्स वेरिएशन, मतलब लॉस हो रहा है, तो वही जगह पे हम रिस्क वाला फैक्टर कंसिडर करेंगे। जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, वहाँ पे रिस्क फैक्टर कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे रिस्क ही नहीं है ना। आप प्रॉफिट बना रहे हो तो किस चीज़ का रिस्क है? रिस्क इटसेल्फ शोज अ नेगेटिव टर्म, ठीक है। आगे देखते हैं। In simple case of a trading business that involves purchase of goods for sale with some administrative and transportation cost, cash inflows would arise from sale. देखिए, जैसे कि एक सिंपल ट्रेडिंग का बिजनेस देखिए, जहाँ पे आपको गुड्स परचेस करनी है फॉर सेल विथ सम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। तो आपने कहीं एक जगह से कुछ चीज़ें खरीदी, उस पर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाए, और फिर वो कहीं और जगह बेची, ठीक है। तो जब खरीदने के लिए, परचेस ऑफ गुड्स के लिए आपको क्या लगेगा? कुछ पैसे लगेंगे, ठीक है। उसके ऊपर आपने कुछ, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन है, ट्रेडमार्क है, ठीक है, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आपने दे दी। फिर वो चीज़ें जहाँ से, जैसे कि आपने अगर कोई किसानों से कुछ चीज़ें खरीदी है, ठीक है, या कोई फैक्ट्री से उठाई है, फिर उस पर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि वो एक्चुअल में मार्केट तक जब आपको पहुँचाने हैं, रिटेल मार्केट में लोगों तक वो चीज़ें पहुँचानी है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कॉस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जैसे कि ट्रेडमार्क है, हॉलमार्क है, वॉट एवर इट इज़, ठीक है, या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। उसके बाद में आप वो सेम चीज़ बाहर मार्केट में जाके बेचोगे पब्लिक तक, ठीक है, थ्रू डिफरेंट स्टोर्स, या आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। तो जब आप बेचोगे तो आपके जेब में आएगा कैश इनफ्लो। जब आप सेल करोगे, ठीक है, कैश इनफ्लो वुड अराइज फ्रॉम सेल। तो आउटफ्लो मतलब क्या? आपने चीज़ें खरीदने के लिए जो पैसे जेब से निकाले उसे आउटफ्लो करेंगे, प्लस उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऐड हुई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हुई, वो भी आउटफ्लो में ही ऐड होगा। और फिर आप जब उसको, वो चीज़ को, ये सब कॉस्ट ऐड करके अपना प्रॉफिट ऐड करके सेल करोगे, तो जो पैसा आपके जेब में आएगा उसे आप कहोगे कैश इनफ्लो, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेशन बेसिकली इन्वॉल्व होता है, ये सब चीज़ें, ये सब एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं कि बिजनेस में आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। वेरिएशन इन सेल्स वॉल्यूम एंड यूनिट प्राइस रियलाइजेशन वुड क्रिएट अनसर्टनिटीज इन कैश इनफ्लो। अगर इन किसी भी चीज़ों में से एक भी फैक्टर को निगेटिवली, एडवर्सली अगर वो वेरी हो जाता है, मतलब फ्लक्चुएट हो जाता है, जैसे कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कल गवर्नमेंट ने बढ़ाई, या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पेट्रोल के रेट ज़्यादा है, ठीक है, तो अपने अगर आप पेट्रोल के व्हीकल से लेके जा रहे हो, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में अगर हाइक हुई तो क्या होगा? सीधा सीधा अफेक्ट होगा आपके जेब में जो प्रॉफिट आ रहा है उस पर, क्योंकि वहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स है स्टूडेंट्स, जो कि एक अनसर्टनिटीज डिसाइड करते हैं, दिखाते हैं कि आपके जेब में कितना पैसा आएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स ना कि आपके हाथ में है, ना कोई भी पर्सन के हाथ में, ये उस टाइम पर डिपेंड करेगा कि कौन सा फैक्टर कैसे वेरी हो रहा है। सिमिलरली कैश आउटफ्लो वुड अराइज फ्रॉम परचेस ऑफ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। Uncertainties in purchase price, assuming goods are always available at a price, and other costs would create uncertainties in cash outflows. Uncertainties in both cash outflow and cash inflow would result in uncertainties in net cash flow or profits. इसका मतलब क्या है कि कैश आउटफ्लो आपके जेब से कितना जाएगा वो डिपेंड करेगा कि आप कितना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भर रहे हो, जहाँ से आप चीज़ें खरीद रहे हो, परचेस ऑफ गुड्स कर रहे हो, वहाँ पे क्या प्राइस का फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक या मोर देन वन फैक्टर भी अगर अफेक्ट होता है तो भी आपका अनसर्टन हो जाएगा क्या? कैश फ्लो या प्रॉफिट, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा स्टूडेंट्स। दिस कैन अफेक्ट प्रॉफिट फेवरेबली और अनफेवरेबली इफ सेल प्राइस और सेल्स वॉल्यूम आर मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, और परचेस प्राइस डिक्लाइंस, द एक्सपेंसेस इनकर्ड आर लेस एंड रिजल्ट इन हायर प्रॉफिट्स। देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, या जहाँ से आप गुड्स खरीद रहे हो वो प्राइस अगर कम हुई तो वहाँ पे, और आपने वही मार्जिन में बेचा, वही एमआरपी में बेचा जहाँ पे आप बेच रहे हो रिटेल में, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट का मार्जिन हाई रहेगा, आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे। बट
अगर इफ सेल्स वॉल्यूम और सेल्स प्राइस डिक्लाइन एंड परचेज प्राइस राइजेस एंड अदर एक्सपेंसेस इंक्रीज, इट विल रिजल्ट इन लोअर प्रॉफिट्स एंड इवन आउटराइट लॉसेस। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल से समझते, देखिए आपने सपोज जो परचेस किया था, कोई भी प्रोडक्ट है 50 रुपीज़ में आपने फैक्ट्री से उठाया, उसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ये सपोज़ हमने दोनों ऐड करके ये लिया 30 रुपीज़ मुझे लगा, ठीक है, एक प्रोडक्ट पे, तो उसका मेरा जेब से कितना जा रहा है 50 + 30, मेरा ₹80 का उस पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब कैश आउटफ्लो मेरा हो रहा है 80 रुपीज़। और जब मैं यही एक चीज़ को मार्केट में जब बेच रही हूँ, ठीक है, तो मैं बेच रही हूँ ₹100 में सपोज़, ठीक है, तो मेरा 20 रुपीज़ का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 20 रुपीज़ का मैंने मार्जिन रखा है अपना खुद का, ठीक है। लेकिन अगर कल उठ के ये परचेस प्राइस जो है ये 50 से 60 रुपीज़ हो गई सपोज़, या ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर बढ़ गई 30 से 40 रुपये या 50 रुपये हो गई, लेकिन मुझे मार्केट में तो 100 रुपीज़ में ही ये प्रोडक्ट बेचना है, तो वो केस में क्या, जो पहले केस में मैं 20 रुपये प्रॉफिट कमा रही थी, क्या मैं सेम प्रॉफिट कमा पाऊँगी? नहीं। तो वो केस में क्या होगा, मेरा प्रॉफिट अफेक्ट होगा, मेरा बिजनेस अफेक्ट होगा। तो ये कौन से फैक्टर्स है जो मेरा बिजनेस प्रॉफिट अफेक्ट कर रहे हैं? ये जो आउटफ्लो वाले फैक्टर्स हैं ना, चाहे परचेस प्राइस हो, सेल्स वॉल्यूम हो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, ये सब रिस्क फैक्टर्स है, ठीक है। क्योंकि किस केस में, जब मैं कैश इनफ्लो का मेरा प्रॉफिट मार्जिन देख रही हूँ, ठीक है। रिस्क ऑफ द बिजनेस वुड लाई वेयर प्रॉफिट आर एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है। तो जहाँ पे प्रॉफिट एडवर्सली अफेक्ट हो सकते हैं वहीं पे बिजनेस की रिस्क लाई होती है। दिस कैन हैपन ड्यू टू एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टनिटीज एसोसिएटेड विद सेल्स वॉल्यूम, sales price, purchase price, administrative and transportation expenses which are risk factors and the risk elements। तो मेरे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को अफेक्ट करने वाले ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एडवर्स इम्पैक्ट करते हैं? देखिए, जैसे कि सेल्स वॉल्यूम कितना है, सेल्स प्राइस कितनी है, ठीक है, परचेस प्राइस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैं कितनी पे कर रही हूँ, ठीक है। ये सभी रिस्क एलिमेंट्स हैं मेरे बिजनेस के लिए कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा, तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अनसर्टेनिटी एंड रिस्क? तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझा कि कैश जेब में इनफ्लो जो आ रहा है, मतलब जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ और जितना प्रॉफिट मैं कमा रही हूँ, उसके बीच में जो प्रॉफिट वाला जो मार्जिन है, उसमें कौन से फैक्टर्स रिस्क क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कि अनसर्टेनिटी और रिस्क के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, दोनों टर्म्स सुनने में दिखने में तो सिमिलर लगते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अनसर्टेनिटी इज इम्प्रेसाइज, वेग और अनक्लियर नॉलेज अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। तो अनसर्टेनिटी क्या है कि कोई भी इवेंट सर्टन नहीं है, आपको पता नहीं है होने क्या वाला है आगे, ठीक है। तो आगे होने वाली चीज़ों का ज्ञान ना होना, इट इज़ अनक्लियर नॉलेज अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। ऑन अदर हैंड, रिस्क इज़ अ काइंड ऑफ अनसर्टनिटी विच कैन बी सिस्टमैटिकली असेस्ड थ्रू रीजनेबल, रिलायबल प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आउटकम्स एंड देयरफॉर मेजर्ड एंड प्राइस। लेकिन रिस्क एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप जो अनसर्टनिटी है ना, कोई भी चीज़ में, चाहे बिजनेस का प्रॉफिट हो, चाहे कहीं पहुँचने का टाइम हो, ठीक है, तो वो उसे सिस्टमैटिकली असेस करके एक रीज़नेबल वे में उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के उसका आउटकम को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे और वो रिस्क को मेजर करके उसकी पहले से ही प्राइस आप कवर करके रखोगे, ठीक है। ये थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट जाएगा, फिर से एक बार बताती हूँ। रिस्क क्या होता है? जो अनसर्टन इवेंट्स आपको पता है, आपको अगर पता है मुझे बिजनेस में इतना इतना लॉस होने का चांसेस है, तो आप पहले ही उसे सिस्टमैटिकली मैनेज करो, उसे डिस्ट्रीब्यूट करो, वो रिस्क फैक्टर जो है उसको इक्वल वे में अलग अलग फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, ताकि उसकी रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो कम हो जाए। और जो भी रिस्क होने का अमाउंट है, आपको पता है कि हाँ मुझे इतना इतना रिस्क हो सकता है, इतना इतना लॉस हो सकता है, तो उसके लिए आप पहले से ही रेडी रहो, ताकि अगर वो रिस्क होता भी है तो यू विल बी प्रिपेयर्ड टू रिकवर दैट रिस्क, ठीक है। इसी को कहते हैं रिस्क, ठीक है। हेंस uncertainty is a clouded situation and from uncertainty one has to travel to the risk situation from where only he can start managing risk। तो uncertainty एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे आपको पता नहीं क्या होने वाला है, आप uncertainty को मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अनसर्टनिटी इज़ द मदर ऑफ रिस्क। इसीलिए अनसर्टनिटी को मदर ऑफ रिस्क भी कहा जाता है। Uncertainties associated with the risk elements impact the net cash flow from any business or investment. Under impact of uncertainties, variation in net cash flow takes place, ठीक है। तो uncertainties क्या होते हैं? रिस्क एलिमेंट जो है
वही अनसर्टनटीज़ क्रिएट करते हैं। और आपके बिजनेस में, आपके इन्वेस्टमेंट में कितना कैश फ्लो रहेगा, क्या कैश फ्लो पॉजिटिव रहेगा या कैश फ्लो, मतलब आपके बिजनेस के लिए रिस्क कितनी है, प्रॉफिट होगा या नहीं, वो डिपेंड करेगा रिस्क एलिमेंट्स के अनसर्टनटीज़ पे। एंड अंडर द इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टनटीज़ ये जो कैश फ्लो का वेरिएशन होता रहेगा। दिस कुड बी फेवरेबल एज वेल एज अनफेवरेबल। ऑब्वियसली ये अनसर्टनटीज़ फेवरेबल भी हो सकती है और अनफेवरेबल भी हो सकती है। अगर परचेस प्राइस कम हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम देने लगी, तो वो केस में आपका प्रॉफिट मार्जिन हाई रहेगा ना। आप वही प्राइस पे बेचोगे जिस प्राइस पे आपने एमआरपी सेट किया है, लेकिन आपका मार्जिन हाई रहेगा। लेकिन अगर ये कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई तो आपका मार्जिन कम रहेगा। तो जो अनफेवरेबल इम्पैक्ट है ना, उसी को हम कहेंगे रिस्क फॉर द बिजनेस। द पॉसिबल अनफेवरेबल इम्पैक्ट इज़ द रिस्क ऑफ द बिजनेस। तो पॉजिटिव चीज़ों को हम रिस्क में नहीं लेंगे, जो अनफेवरेबल अनसर्टन इम्पैक्ट है बिजनेस के लिए, उसी को हम कहेंगे रिस्क ऑफ द बिजनेस। ठीक है, आगे देखते हैं। इन सेम एग्जाम्पल, सपोज दैट ट्रेडर एंगेजेस इन ट्रेडिंग of a commodity where demand fluctuates wildly and or prices also change substantially over a short period. It is observed in case of trading in shares. In such cases, if everything moves favorably, trader can earn very high profit. Reverse would be true if everything moves adversely. In other words, variability in net cash flow would be high in such cases. Because of that, it may result in higher profits or even in adverse situation, higher losses. We can call such business as the business with a high risk. ठीक है, similarly if the variability in net cash flow is lower, it will result in lower profits, lower losses and business would have lower risk. देखिए, इसे उन्होंने एक शेयर मार्केट के एग्जांपल से समझाया है। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने 100 रुपीज़ का एक शेयर लिया, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पे सपोज समझते हैं 100 शेयर्स लिए, ठीक है। तो मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, टोटल 10,000 रुपये का मैंने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया। अभी अगर जैसे मैंने प्लान किया है देखो, कोई भी पर्सन जब शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो वो लॉस होगा ये सोच के तो इन्वेस्ट नहीं करेगा। ऑब्वियसली हर एक को तो पैसा कमाना है, हर एक को प्रॉफिट कमाना है। तो हर एक बंदा क्या सोचेगा, एटलीस्ट मुझे जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हो जाए, थोड़ा बहुत तो मैं कमाऊँ, ठीक है। तो वो सोचेगा 101 रुपये हुआ, 102 रुपये हो तो भी चलेगा, लेकिन वो क्या सोचेगा, हाई प्रॉफिट मार्जिन सोचेगा। वो क्या सोचेगा, अगर मेरा एक शेयर 110 रुपये का हो जाता है, या मेरा एक शेयर 120 रुपये का हो जाता है, या सपोज 150 रुपये का मेरा एक शेयर होता है, तो मैं हर एक शेयर के पीछे 150 रुपीज़, जैसे कि सपोज 100 रुपीज़ का एक शेयर 150 का हो गया, तो ऐसे मैंने 100 शेयर्स लिए ना, तो मेरा कितना हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, 15,000 रुपये। मतलब मैंने इन्वेस्ट किया 10,000 और मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया कितना, 15,000। मतलब 5,000 का सीधा सीधा प्रॉफिट मुझे हो गया, ठीक है। लेकिन ये एडवर्स उल्टा भी हो सकता है। अगर मैंने 100 रुपीज़ में इन्वेस्ट किया और मेरा एक शेयर अगर 50 रुपीज़ का हो गया, सपोज 150 का नहीं 50 का हुआ, तो 50 इंटू 100 शेयर्स लिए ना मैंने, तो कितना हुआ, 5,000। मतलब इन्वेस्ट किए थे 10,000 और लॉस होके शेयर नीचे गिरा, इसलिए मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया 5,000। तो सीधा सीधा 5,000 का लॉस हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे लॉस होगा। तो ये क्या है, ये हाई रिस्क वाला जोन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो शेयर मार्केट है, जहाँ पे एक्चुअली आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर प्रोबेबिलिटी जितनी प्रॉफिट होने की है उतनी ही लॉस होने की भी है, ठीक है। तो अगर आप रिस्क ले रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे आप पैसे डाल रहे हो और वेट कर रहे हो प्रॉफिट होने का, और लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हो। रिस्क किस चीज़ के लिए ले रहे हो, फॉर हायर प्रॉफिट्स, ठीक है। हायर प्रॉफिट्स के लिए आप रिस्क ले रहे हो। तो हायर प्रॉफिट्स के लिए रिस्क ले रहे हो, तो अगर प्रॉफिट होता है तो आपका प्रॉफिट का लेवल भी हाई रहेगा ना। देखो मुझे बताओ, अगर कोई पर्सन है जो कि 50 रुपये का एक चीज़ खरीदता है, जैसे कि सपोज एक आपने सॉस की बॉटल खरीदी फॉर एग्जांपल, उस पर आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगा के वो 80 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट, 100 रुपीज़ की वो सॉस की बॉटल अगर आपने बेची भी, तो आप एक बॉटल के पीछे कितना कमा रहे हो, सिर्फ 20 रुपया। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मतलब जब आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कितना भी कमा लोगे एक बॉटल के पीछे। अगर आपने इस ऐसे, मतलब देखिए, एक बॉटल के पीछे 20 रुपये आप कमा रहे हो, तो 50,000 के लिए आपको कितनी बॉटल लगेगी, ठीक है, ऑलमोस्ट 250 बॉटल्स लगेगी ना। तो मतलब आपको 250 बॉटल्स का बिजनेस करोगे। मतलब जो ये गुड्स बेस वाला बिजनेस है ना, मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हो या प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, इसमें आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो इतना हाई नहीं है जितना आपका शेयर मार्केट ट्रेडिंग बेस में है। क्यों, क्योंकि ये हायर रिस्क वाला बिजनेस है। तो जहाँ पे रिस्क हाई है,
प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी हाई है, लेकिन इक्वली मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि हाई रिस्क है तो यहाँ पे हाई लॉस की भी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। तो ऐसा बिजनेस जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे प्रॉफिट होने का भी प्रोबेबिलिटी हाई है और लॉस होने का भी प्रोबेबिलिटी हाई रहता है। लेकिन ऐसा बिजनेस जहाँ पे रिस्क लो है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि कुछ आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो और उस पर सब कॉस्ट देके कहीं और मार्केट में बेच रहे हो, तो एक प्रोडक्ट के आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा कमा लोगे, तो जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बेचोगे उतना ही ज़्यादा आप कमाओगे। अगर कल उठ के यहाँ पे परचेस प्राइस बढ़ता है, कॉस्ट कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, तो फिर वो भी रिस्क हो जाता है कि आपको वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। तो मतलब ऑलरेडी आप एक प्रोडक्ट के पीछे कम कमा रहे हो पैसा, गुड़ के पीछे, और प्लस रिस्क भी है। तो ऐसा बिजनेस जहाँ पे रिस्क कम है वहाँ पे आपके प्रॉफिट होने के चांसेस भी कम ही रहेंगे और लॉस होने के चांसेस भी कम ही रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे चाहे आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका बेस बनेगा ये चैप्टर का आगे, जहाँ पे आप लिंकेज देखोगे बिटवीन रिस्क, कैपिटल एंड रिटर्न, इनका बीच का रिटर्न देखोगे, तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। ऐसा बिजनेस जहाँ पे रिस्क कम है वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस होने के चांसेस भी कम है, प्रॉफिट होगा तो भी ज़्यादा नहीं होगा, लॉस होगा तो भी ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ऐसा बिजनेस जैसे कि शेयर मार्केट, जहाँ पे आप हायर प्रॉफिट्स के लिए ज़्यादा रिस्क लेके पैसा डाल रहे हो, तो वहाँ पे प्रॉफिट अगर होगा तो भी हाई होगा, लेकिन अगर लॉस होता है तो भी हाई ही होगा, ठीक है। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो यू हैव टू बी रेडी, ओके। तो यही सब इन्होंने ये पैराग्राफ में समझा स्टूडेंट्स कि अगर देखिए, लोअर रिस्क implies lower variability in net cash flow with lower upside and downside potential. Higher risk would imply higher upside and downside potential. मतलब ऐसा बिजनेस हायर डाउनसाइड अपसाइड पोटेंशियल मतलब क्या? पोटेंशियल मतलब बेसिकली मार्जिन, मतलब जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अपसाइड मतलब पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है अगर आपका पैसा, ठीक है, प्रॉफिट कमा रहे हो। हायर अपसाइड पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब कितना ऊपर जा रहा है, कितना प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, कितना मार्जिन सब ज़्यादा कमा रहे हो, कितना डाउन साइड पोटेंशियल में कितना लॉस कर रहे हो। अगर लॉस होता भी है तो उसका पोटेंशियल कितना है, उसका लेंथ कितना है, ठीक है। एक पोटेंशियल मतलब उन्होंने एक टाइप के लेंथ में समझा है। तो लोअर रिस्क इम्प्लाई लोअर वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी मतलब फ्लक्चुएशन। आपके बिजनेस में वेरिएबिलिटी नेट कैश फ्लो, आपके बिजनेस में आपने जितना भी कैश फ्लो इन्वेस्ट किया है, जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है, उसके हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा, और लोअर अपसाइड और लोअर डाउनसाइड पोटेंशियल कितना होगा। अगर रिस्क लोअर है तो कम रिस्क वाले बिजनेस में पैसा डाल रहे हो तो प्रॉफिट या मतलब लोअर अपसाइड पोटेंशियल या डाउनसाइड पोटेंशियल भी कम ही रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल मतलब प्रॉफिट, डाउनसाइड पोटेंशियल मतलब लॉस, वो लो ही रहेगा। लेकिन अगर आप हाई रिस्क वाले बिजनेस में पैसा डाल रहे हो, जैसे कि शेयर मार्केट हो गया, ट्रेडिंग हो गया, ठीक है, ऐसे कई सारे रहते हैं बिजनेसेस, तो वहाँ पे अपसाइड और डाउनसाइड पोटेंशियल भी हाई रहता है, मतलब प्रॉफिट होगा तो भी ज़्यादा होगा और लॉस होगा तो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इससे और एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। वी मे ऑल्सो कंसिडर अनदर केस वेयर से अ रिटायर्ड पर्सन हैज़ इन्वेस्टेड ₹1 लाख एट द रेट 6.50% इंटरेस्ट से उसने इन्वेस्ट किया है, सपोज, ठीक है। कोई एक पर्सन है जो कि रिटायर है, उसने 1 लाख रुपए 6.5% इंटरेस्ट रेट से, जो कि हाफ ईयरली पेएबल है, उससे किसी RBI के बॉन्ड में उसने पैसा डाल दिया, जिसकी मैच्योरिटी 5 साल है, ठीक है। 5 साल के बाद उससे वो मैच्योर हो जाएगा उसका वो पैसा। तो मुझे बताइए, 1 लाख उसने इन्वेस्ट किया 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो हर साल उसको कितना पैसा मिलेगा ईयरली? 6,500, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट हाफ ईयरली पेएबल है, मतलब एक ईयर में उसको 6,500 मिलेगा, तो आधे साल में उसको कितना मिलेगा? 3250, ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली हर 6 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट पे मिलेगा, ठीक है। द जेंटलमैन वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑफ ₹3250 एवरी हाफ ईयर एंड वुड रिसीव बैक द प्रिंसिपल आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड इज ओवर। और प्रिंसिपल उसको कब मिलेगा? 5 साल के मैच्योरिटी पीरियड के बाद। द कैश फ्लो एसोसिएटेड विद द सेड इन्वेस्टमेंट, एज वी ऑल नो, डज नॉट हैव एनी अनसर्टनिटी एसोसिएटेड विद इट। तो ये सबसे सेफेस्ट है। यहाँ पे ये जो पर्सन ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उसको किसी भी तरीके का रिस्क है क्या? नहीं। कुछ भी अनसर्टनिटी है क्या? नहीं। उसने RBI के एक बॉन्ड में पैसा डाल दिया, उसको फिक्स इनकम आएगा 6.5% इंटरेस्ट रेट से, हर 6 महीने के बाद उसको 3250 रुपये आ रहा है, मतलब हर साल में उसको 6,500 रुपये आ रहा है। ऐसा उसको 5 साल तक इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। और 5 साल के बाद उसको 1 लाख रुपये भी उसका वापस मिलेगा। तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब है इसमें कोई भी तरीके का रिस्क इन्वॉल्व
नहीं है, ठीक है, कोई भी अनसर्टनटी इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ दिस इज़ ज़ीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट। इन अदर वर्ड्स, दिस इज़ अ रिस्क फ्री और ज़ीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट for a period it is invested. It may also be noted that this investment being risk free, returns are lower as compared to other investment opportunities available in market. तो यहाँ पे जिधर ये पर्सन ने ज़ीरो रिस्क वाले बॉन्ड में पैसे डाले हैं, तो उसको जो पैसा मिल रहा है 3250 हर 6 महीने बाद, वो कम ही मिल रहा है, क्योंकि उसके जिस चीज़ में उसने पैसा डाला है वो रिस्क फ्री है, ठीक है, वो रिस्क फ्री है। तो यहाँ पे उसका पोटेंशियल जो है प्रॉफिट होने का वो भी कम ही है। लेकिन अगर यही 1 लाख रुपया वो पर्सन कहीं और जगह डालता जहाँ पे हाई रिस्क वाला कोई बिजनेस होता, चाहे म्यूचुअल फंड होता, चाहे शेयर मार्केट होता, चाहे कोई भी ट्रेडिंग, तो वहाँ पे जहाँ पे रिस्क की फैक्टर जो रिस्क बिजनेस के लिए है वो हाई है, तो वहाँ पे रिटर्न्स भी हाई है। चाहे अगर ये 1 लाख रुपए में उसको भी 6.5% के हिसाब से मिले, काश वहाँ पे उसको 20% के हिसाब से मिलता, क्योंकि वहाँ पे हाई रिस्क में वो पैसा डाल रहा है। तो हाई रिस्क वाले बिजनेस में अगर वो ट्रस्ट करके अपना 1 लाख रुपए डाल रहा है, तो उसको रिटर्न्स भी उसका हाई रहता, ठीक है। तो यही चीज़ होती है स्टूडेंट्स, अगर जीरो रिस्क वाले बिजनेस में, और इसलिए तो आप जब बैंक में पैसा डालते हो, ठीक है, अगर आप बैंक में आरडी डाल रहे हो, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट करें, तो वो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे क्यों रिटर्न देते हैं? क्योंकि वहाँ पे आप ज़ीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल रहे हो। मतलब आपको जैसे कि 6.5% हुआ, 5% हुआ, जो भी आपको रिटर्न मिलेगा इंटरेस्ट, वो फिक्स रहेगा आपका पैसा, वहाँ पे रिस्क नहीं है। आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे कोई भी धक्का नहीं पहुँचाएगा, तो वो फिक्स प्रॉफिट है, इसीलिए रिस्क फ्री है, इसीलिए आपको कम प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन वही पैसा बैंक बाहर जब इन्वेस्ट करेगा हाई रिस्क वाले जोन में, तो वहाँ से उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जीरो रिस्क वुड इम्प्लाई नो वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो, रिटर्न ऑन जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट वुड बी लो एज कम्पेयर टू द अदर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन द मार्केट। तो जीरो रिस्क वाले बिजनेस में अगर आप पैसा डालते हो तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, थोड़ा सा ही प्रॉफिट होगा, फिक्स होगा। आप मतलब एकदम टेंशन फ्री रहोगे कि हाँ बाबा मेरा लॉस तो नहीं हो रहा है ना, भले ही मेरा प्रॉफिट कम होगा चलेगा। तो ऐसे लोग जिनको ज़्यादा रिस्क ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, लेकिन दे जस्ट वांट कि हाँ मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए और मेरा इनकम चालू रहे, तो दे कैन इन्वेस्ट इन जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जब रिस्क ज़ीरो रहेगा तब आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप लो रिस्क वाले बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉफिट भी लो रहेगा और लॉस भी लो रहेगा। लेकिन अगर आप हाई रिस्क वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे लॉस होने के भी ज़्यादा चांसेस है, उतना ही हाई प्रॉफिट होने के भी चांसेस है। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि रिस्क का क्या रिलेशन है, कि कौन सा बिज़नेस में आप पैसा डाल रहे हो और वहाँ से कैसा आपके जेब में रिटर्न्स आ रहा है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपके पास पैसा वापस आ रहा है या नहीं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लिंकेज बिटवीन रिस्क कैपिटल एंड रिटर्न। रिस्क का कैपिटल मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया आपके जेब से पैसा, और रिटर्न आपको कितना रिवर्स उससे वापस मिल रहा है, एज पर योर इन्वेस्टमेंट आपको कितना पैसा वापस मिल रहा है। इन तीनों का एक दूसरे से क्या रिलेशन है, और इसको डिसाइड करके हम कोई भी बिजनेस के लिए रिस्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। रिस्क, कैपिटल एंड रिटर्न कैन बी कॉल्ड एज ट्रिनिटीज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क, कैपिटल और रिटर्न, इन तीनों का ट्रिनिटीज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट भी बोल सकते हो। समझते ऐसा क्यों बोला है। लेट अस अज्यूम दैट अ पर्सन इज ट्रेडिंग इन इक्विटी मार्केट। इफ ही इज गेटिंग प्रॉफिट इन ट्रेडिंग, द प्रॉफिट अर्न वुड बी एडेड अप टू द कैपिटल, ठीक है। अगर सपोज कोई पर्सन है ट्रेडिंग कर रहा है, इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो भी वो प्रॉफिट कमाता है, अगर वो शेयर ऊपर जाता है, ठीक है, तो प्रॉफिट उसके कैपिटल में मतलब इन्वेस्टेड पैसे में ऐड होगा, ठीक है। लेट अस मेक वन मोर अजम्पशन दैट इफ़ ही इज ट्रेडिंग विदाउट हैविंग एनी बैकअप ऑफ कैपिटल सपोर्ट। लेकिन अगर कोई बंदा कोई कैपिटल सपोर्ट के बिना ट्रेडिंग कर रहा है, इन केस ही इज ट्रेडिंग रिजल्ट्स इन लॉस, नाउ फ्रॉम वेयर he will recoup his loss. Hence, before starting the trading, he has to protect himself by having cushion or backup support, in which risk management is called as capital. ठीक है? Therefore, it is question of taking a balanced view on risk and return within the constraints of available capital. तो समझिए स्टूडेंट्स यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस में पैसा डालो, जैसे कि यहाँ पे इक्विटी मार्केट में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और वहाँ पे प्रॉफिट होता है, तो ऑब्वियसली आपके इन्वेस्टेड मनी में वो ऐड होगा। लेकिन अगर लॉस होता है तो वो लॉस कहाँ से रिकवर होगा, वो भी आपके इन्वेस्टेड मनी से ही तो जाएगा ना पैसा। तो ये जो लॉस होने वाला है उसे आप पहले से ही
एक बैकअप सपोर्ट के तौर पे एक कुशन के हिसाब से आप उसे साइड में रख दो, ठीक है। ऑलरेडी वो लॉस को प्रोटेक्ट करके रखो कि इतना इतना रिस्क है, इतना इतना मुझे लॉस हो सकता है। तो यही चीज़ को रिस्क मैनेजमेंट के केस में बोलेंगे हम कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल मतलब इन्वेस्टेड मनी ऐसा मीनिंग नहीं है यहाँ पे। कैपिटल मतलब आपके बिजनेस में होने वाले रिस्क को, होने वाले लॉस को आप पहले से ही सपोर्ट के तौर पे साइड में रख दो, ठीक है। उसी को हम कहेंगे कैपिटल, ठीक है। The above summarization also enables us to determine key drivers in managing business. These also give a linkage with the capital required for carrying out a business. तो अभी इसके आगे जहाँ जहाँ हम कैपिटल ऐसा वर्ड सुनेंगे तो कैपिटल का मीनिंग क्या है कि बिज़नेस का जो रिस्क है, बिज़नेस मैनेज करने के लिए वहाँ पे कुछ भी एडवर्स अगर इम्पैक्ट होता है, रिस्क होता है, तो उसके लिए आप पहले से एक बैकअप रखो, उसी को कहते हैं कैपिटल, ठीक है। और ये कैपिटल जो आप बैकअप रखोगे इसको यूज़ करके आप कोई भी बिज़नेस आराम से चला सकते हो, ठीक है। और आप बैंकरप्ट होने से बच सकते हो, मैक्सिमम लॉस को आप कवर कर सकते हो और आप बैंकरप्ट होने से बच सकते हो, ठीक है। और बिजनेस विद अ वाइड वेरिएशंस इन नेट कैश फ्लो वुड रिजल्ट इन अ बिजनेस विद अ हाई रिस्क, ठीक है। जहाँ पे ये चीज़ हमने पहले भी देखी कि अगर वेरिएशन ज़्यादा है कैश फ्लो में तो रिस्क भी हाई रहेगी, रिस्क हाई रहेगी तो प्रॉफिट पोटेंशियल भी हाई रहेगा और लॉस प्रोबेबिलिटी भी हाई रहेगी, ठीक है। द प्रॉफिट पोटेंशियल एंड द लॉस प्रोबेबिलिटी विल बी हायर इन सच बिजनेस ड्यू टू हायर वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लो। अभी हमने ये बात लास्ट के इसमें समझी थी, लास्ट के टॉपिक में, कि अगर बिजनेस का रिस्क हाई रहेगा तो प्रॉफिट पोटेंशियल भी ज़्यादा रहेगा और लॉस होने का भी चांस उतना ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वेरिएबिलिटी मतलब फ्लक्चुएशंस इन नेट कैश फ्लो हाई रहेगी। कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी हायर बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ हायर लॉसेस। अभी कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब क्या, कौन सा कैपिटल मतलब क्या, हमने अभी समझा कि रिस्क को कवर करने के लिए आप पहले से बैकअप बना के रखो, उसी को कहेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ऐसे बिजनेस जहाँ पे रिस्क हाई है वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस होने का भी पोटेंशियल हाई है। ऐसी जगह पे कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है ना, मतलब रिस्क वाले बैकअप का जो पैसा अपने साइड में रखना है उसकी रिक्वायरमेंट भी हाई रहेगी, बिकॉज लॉस की प्रोबेबिलिटी हाई है, क्योंकि आप हाई रिस्क वाले बिजनेस में पैसा डाल रहे हो। सिमिलरली अ बिजनेस विद अ लोअर रिक्वायरमेंट, सिमिलरली अ बिजनेस विद अ लोअर वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो वुड बी बिजनेस विद लो रिस्क। तो लो रिस्क वाले बिजनेस में अगर आप पैसा डालते हो तो वो केस में प्रॉफिट का पोटेंशियल भी कम रहेगा और लॉस का पोटेंशियल भी कम रहेगा। तो ऐसे केस में जहाँ पे ऑलरेडी आप कम रिस्क वाले बिजनेस में पैसा डाल रहे हो तो अगर लॉस ज़्यादा नहीं होगा तो रिस्क भी कम रहेगी। तो ऐसी जगह पे कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब रिस्क कवर करने का जो बैकअप है ना आपका, वो भी उसकी रिक्वायरमेंट कम रहेगी। कैपिटल मतलब रिस्क कवरेज वाला जो अपने साइड में रखा है पैसा, तो वो जगह पे भी कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगी, क्योंकि लो रिस्क वाले बिजनेस में आप डाल रहे हो तो लो प्रॉफिट लो लॉस होगा। हाँ, ओके, वुड ऑल्सो बी लो बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लोअर लॉसेस। दिस इज द बेसिक लिंकेज बिटवीन रिस्क एंड कैपिटल, ठीक है। तो यही बेसिक लिंकेज है रिस्क और कैपिटल के बीच में, ठीक है। कैपिटल मतलब कितना पैसा आप रिस्क के तौर पे बैकअप के साइड में, बैकअप के हिसाब से साइड में रख रहे हो, ताकि अगर लॉस होता है, फ्लक्चुएशंस होते हैं नेट वेरिएशंस में, तो आपके पास बैकअप के फॉर्म में पैसे साइड में रखे हैं, रिस्क जो भी है जितना भी उसके फॉर्म में, ठीक है। तो यही डिफरेंस है स्टूडेंट, बेसिक लिंकेज बिटवीन रिस्क एंड कैपिटल। अगर हाई रिस्क वाले बिजनेस में पैसा डाल रहे हो तो कैपिटल बैकअप जो है वो हाई रखना पड़ेगा, लो रिस्क वाले बिजनेस में लो रखना पड़ेगा, ठीक है। Thus returns expected from a business would be in relation to the risk associated with the business, ठीक है। तो बिजनेस में कितना रिस्क एसोसिएटेड है उसके हिसाब से रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके लिए एक एग्जांपल दिया है उन्होंने, एक टैबुलर फॉर्म में, देखिए। लेट अस से देयर आर 2 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बिफोर यू, ठीक है। कैश इट फ्लोज फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट्स ओवर 5 ईयर पीरियड आर गिवन बिलो। तो 2 बिजनेस है, 2 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट 1 और इन्वेस्टमेंट 2। दोनों केस में आपको 1 से 5 साल तक अलग अलग फॉर्म में 1000 रुपीज़ के फॉर्म में कैश इनफ्लो, मतलब ये प्रॉफिट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये 6 है तो 6000 6000 6000 666 है। इन्वेस्टमेंट 2 में क्या है, 3 है, 9 है, मतलब 3000 9000 5000 -2 मतलब 2000 लॉस हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये थाउजेंड्स वाला टेबल है ना, और 15000। लेकिन 5 साल का अगर आप कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट देखोगे तो दोनों केस में 30 हज़ार का आपको प्रॉफिट हो रहा है, 30 और लेकिन 1000 का, ठीक है। तो अगर आप ये टेबल देखोगे कॉन्सोलिडेटेड सब दोनों इन्वेस्टमेंट्स, तो आखिर में जाके दोनों में 30,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर आप हर एक ईयर का जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हमने पढ़ा था ना पिछले टाइम में, जिन्होंने जीआईबी के फॉर्म में, जीआईबी के टाइम पे जो हमने अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ा था, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब
अगर मुझे कोई 1,000 रुपये आज दे रहा है और अगर मुझे कोई 1,000 रुपये 2 साल के बाद दे रहा है, तो क्या वो दोनों सेम रहेंगे? नहीं, क्योंकि जो पैसा मुझे आज मिल रहा है उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो 2 साल के बाद उसकी वैल्यू 1,000 रुपीज़ नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर मुझे कोई पैसा आज मिल रहा है और कोई पैसा मुझे बाद में मिल रहा है, तो उससे अच्छा मैं उसे आज ले लूँ, क्योंकि फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप यहाँ पे कंसिडर करते हो, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1 में हर साल आपको 6-6 हज़ार मिल रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट 2 में आपको पहले कम पैसा मिल रहा है और लास्ट में ज़्यादा मिल रहा है। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट 1 प्रिफरेबल है, लेकिन अगर आप टोटल देखोगे लास्ट में प्रॉफिट, तो दोनों में सेम है। तो इफ़ वी इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बोथ द इन्वेस्टमेंट यील्ड 30,000 ओवर 5 ईयर। ठीक है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से दोनों 5 साल में मुझे 30,000 का प्रॉफिट दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को साइड में रख दूँ, तो मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगी, तो मुझे कौन सा इन्वेस्टमेंट कंसिडर करना चाहिए? ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट 1। क्यों? क्योंकि मुझे फिक्स प्रॉफिट हर साल मिल रहा है विदाउट एनी रिस्क। ठीक है, यहाँ पे मुझे पहले कम मिल रहा है और बाद में ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करके इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट 1 में मैं करूँगी। और अगर मुझे कोई बोलता है कि इन्वेस्टमेंट 2 है उसमें करो, तो मैं बोलूँगी कि नहीं, मुझे यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा चाहिए, मुझे 30,000 ही प्रॉफिट नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पे 50,000 प्रॉफिट चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मुझे स्टार्टिंग में कम पैसा दे रहे हो, आप मुझे लास्ट में ज़्यादा पैसा दे रहे हो, तो इसीलिए ये रिस्क ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट 2 में क्या है? रिस्क ज़्यादा है, स्टार्टिंग में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो मैं ज़्यादा रिस्क वाले बिजनेस में तभी पैसा डालूंगी जब मेरे रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है। समझिए स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। अगर आप हाई रिस्क वाले बिजनेस में पैसा डाल रहे हो, तो आप रिटर्न्स भी हाई ही एक्सपेक्ट करोगे। आप लो रिस्क वाले बिजनेस में पैसा डाल रहे हो, चाहे दोनों में आखिर में सेम प्रॉफिट आपको मिले, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जब आप कंसिडर करोगे, तो अगर आपको आज कोई 6,000 दे रहा है और आपको आज कोई 3,000 दे रहा है, तो अगले साल इसकी वैल्यू डिफरेंट रहेगी, इसकी वैल्यू डिफरेंट रहेगी ना। ठीक है, तो हाई रिस्क वाले बिजनेस में हमेशा आप हाई प्रीमियम पे ही पैसा लोगे। ठीक है, हाई रिटर्न्स पे पैसा दोगे। तो अगर मुझे कोई बोलता है दिस इज बिकॉज ऑफ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो एसोसिएटेड विद इट, इन्वेस्टमेंट 2 वुड हैव चांस टू बिकम इक्वली एक्सेप्टेबल प्रोवाइडेड रिटर्न ऑन इट इज हायर देन व्हाट इज नाउ से 14% सिंपल इंटरेस्ट। दिस 2% एडिशनल रिटर्न इज अ रिस्क प्रीमियम और कॉस्ट ऑफ रिस्क। तो मतलब क्या है, अगर मुझे कोई हाई रिस्क वाले बिजनेस में पैसा डालने बोल रहा है इन्वेस्टमेंट में, तो मैं उससे क्या बोलूँगी? मुझे एक्स्ट्रा रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चाहिए, एक्स्ट्रा प्रीमियम चाहिए। क्यों? यहाँ पे आप 12% दे रहे हो, मुझे 14% चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं हाई रिस्क में डाल रही हूँ ना पैसा, तो कल अगर लॉस होता है तो मेरा लॉस भी ज़्यादा होगा, तो वो लॉस कवर करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा कंपेंसेशन चाहिए। एक्स्ट्रा कंपेंसेशन मतलब एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिटर्न मुझे चाहिए, हाई प्रीमियम चाहिए। तो वो 2% जो एडिशनल मैं उससे रिस्क का प्रीमियम लूँगी ना, कॉस्ट ऑफ रिस्क, वो मैं मेरे प्रॉफिट के मार्जिन में ऐड करूँगी, तभी मैं रिस्क लूँगी जब मुझे वो एक्स्ट्रा कुछ देगा। तो हमेशा जब आप हाई रिस्क वाले बिजनेस में पैसा डाल रहे हो, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप हमेशा वहाँ से जो कॉस्ट ऑफ रिस्क, वो जो एक्स्ट्रा वो आपको पे कर रहा है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि अगर एफडी में आपको 6% मिल रहा है और आपको शेयर मार्केट में कोई भी म्यूचुअल में अगर सपोज 15% दे रहा है, तो जो बीच वाला जो मार्जिन है ना, उसको कहते हैं रिस्क प्रीमियम या कॉस्ट ऑफ रिस्क। क्योंकि आप रिस्क के लिए उस पर्सन से, उस बंदे से, उस बिजनेस से रिटर्न ले रहे हो, उससे कॉस्ट ले रहे हो, क्योंकि तभी तो आप रिस्क में पैसा डालोगे ना। अगर लॉस होता है तो लॉस ज़्यादा होगा, लेकिन प्रॉफिट का भी मार्जिन ज़्यादा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझा स्टूडेंट। हायर इज द रिस्क, हाई वुड बी द प्रीमियम, क्योंकि आप रिस्क वाला प्रीमियम उससे वसूल करोगे। ठीक है, तो व्हेन वी कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, कंपेयरिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मे नॉट लीड अस टू द करेक्ट कंक्लूजन, एज रिस्क एसोसिएटेड विद दिस इन्वेस्टमेंट may differ. It would be desirable to account for the risk as well. Returns net of risk would be the proper basis for comparing investment. ठीक है, in other words, risk in business और investment is netted against return from it. तो क्या है बेसिकली, कोई भी बिजनेस का रिस्क या कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है, उसका रिस्क आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि उससे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया, क्या उसके हिसाब से आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है या नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो वो है रिस्क। ठीक है, अगर मिल रहा है, अगर ज़्यादा, मतलब हाई रिस्क वाले बिजनेस में ज़्यादा मिलेगा, लो रिस्क में लो मिलेगा, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे स्टूडेंट्स रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सब्जेक्ट। इसके ऊपर आगे आपको एक पूरा का पूरा चैप्टर आने वाला है। यहाँ पे सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिए कि ये क्या होता है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल। ठीक है, RAROC। ठीक है, तो यही चीज़ें
जो आप बिजनेस का रिस्क देख के, रिस्क एडजस्ट करके उससे रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे ऑन योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर से समझिए, आप रिस्क कोई भी बिजनेस का देख के उसका रिस्क एडजस्ट करके वो बिजनेस में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उससे रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे, उसी को हम कहेंगे RAROC, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ताकि आप वो रिस्क में पैसा डाल रहे हो तो वो रिस्क एडजस्ट करो, वो रिस्क का मुझे एक्स्ट्रा % रिटर्न दे दो, रिस्क प्रीमियम दे दो, कॉस्ट ऑफ रिस्क दे दो, फिर मैं उसमें पैसा डालूंगी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं RAROC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके बुक में आया है स्टूडेंट्स। इसी को यूज़ करके कई सारे बड़े बड़े बिजनेसेस अपने बिजनेस का रिस्क कवर करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हैपन्स टू बी द की फैक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स जब अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ये जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है उसी को वो सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर मानते हैं। देयरफॉर की ड्राइवर इन मैनेजिंग बिजनेस इज सीकिंग एनहांसमेंट इन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। RAROC, मैंने अभी वही बोला, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। जितना पैसा आप डाल रहे हो उसके हिसाब से रिस्क एडजस्ट करके ही आप रिटर्न लोगे, आप कम रिटर्न नहीं लोगे क्योंकि आप हाई रिस्क वाले बिजनेस में पैसा डाल रहे हो। RAROC प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बाय मेजरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ रिस्क अंडरटेकन बाय ब्रांचेस और डिपार्टमेंट्स ऑफ यूनिट्स। RAROC is better performance measure when compared to the measures like return on assets or return on equity, as ROA and ROE are not satisfactory। देखिए, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल ये जो है फैक्टर ना, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे रिटर्न्स लेने के लिए कोई भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के बाद, ये हमेशा इफेक्टिव होता है रिटर्न ऑन असेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी वाले कॉन्सेप्ट से। देखिए, रिटर्न ऑन असेट्स मतलब क्या है कि अगर कोई भी बिजनेस में आपने असेट्स में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, असेट्स में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से कितना आप रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे, उसे कहते हैं रिस्क ऑन असेट्स। और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, किसी भी बिजनेस के इक्विटी में अगर आपने इक्विटी में पैसा डाला है तो वहाँ से कितना आप रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे, उसको कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इन दोनों फैक्टर्स से इफेक्टिव है रिस्क ऑन RAROC, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। क्यों? क्योंकि रिटर्न ऑन असेट और रिटर्न ऑन इक्विटी वाला जो फैक्टर है ना, वो रिस्क को नहीं कैलकुलेट करता। ठीक है, ROA and ROE are not satisfactory for evaluating performance of business and since they ignore vital factor as risk taken by the bank to get the returns। ठीक है, तो RAROC रिस्क वाला फैक्टर कंसिडर करता है, इसलिए तो उसको कहते हैं ना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। लेकिन रिटर्न ऑन असेट और रिटर्न ऑन इक्विटी वाला फैक्टर है ना, वो रिस्क को कैलकुलेट नहीं करता है, वो सिर्फ रिटर्न देखता है, इसीलिए वो इफेक्टिव नहीं है। द हायर द RAROC, हायर इज द रिवॉर्ड टू इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स एंड मोर प्रेफरेबल सच इन्वेस्टमेंट वुड बी इन द मार्केट। मतलब क्या है कि आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल जितना हाई रहेगा, इसकी वैल्यू जितनी हाई रहेगी, उतना ही जो इन्वेस्टर या शेयर होल्डर्स है जिन्होंने अपने पैसे बिजनेस में या मार्केट में डाले हैं उनको हाई रिटर्न मिलेगा। और ऐसा ही बिजनेस, ऐसा ही इन्वेस्टमेंट मार्केट में हमेशा प्रेफरेबल रहेगा जहाँ पे RAROC की रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल की वैल्यू स्टूडेंट्स हाई रहेगी। तो हमेशा कोई भी इन्वेस्टर हो, शेयर होल्डर हो, वो पहले RAROC की वैल्यू चेक करेगा। वो चेक करेगा कि मुझे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है, जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ही उसको हाई रिवॉर्ड का चांसेस है, क्योंकि ऑब्वियसली हाई रिस्क वाला बिजनेस है और आपको हाई रिस्क में पैसा डालने के लिए सामने वाला बिजनेसमैन अगर एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है, डबल ट्रिपल, तो ऑब्वियसली आप वहीं पे ज़्यादा पैसा डालोगे। तो ऐसा हमेशा प्रेफरेबल रहता है बाय शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर। मार्केट में ऐसा ही इन्वेस्टमेंट, ऐसा ही बिजनेस को पहला ज़्यादा डिमांड या मार्केट वैल्यू रहता है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेप्ट समझा। In other words, the capital requirement of a business or revenue model will depend on the risk associated with the business। Obviously, मतलब रिस्क कितना उसी पे डिपेंड रहेगा कि कितना रेवेन्यू रहेगा बिजनेस का। ठीक है, ये सब चीज़ें। द हायर द रिस्क इन द बिजनेस मॉडल, द हायर वुड बी द कैपिटल रिक्वायरमेंट, द हाई रिटर्न एक्सपेक्टेशन। देखिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब इस यहाँ पे मीनिंग क्या है, कैपिटल मतलब जो रिस्क का कवरेज के लिए आपने साइड में पैसा निकाल के रखा है। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल में जितना हाई रिस्क रहेगा उतना ही कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब रिस्क कवरेज करने के लिए जो अमाउंट आपको पहले से ही साइड में रखना है, रिस्क कवर, कैपिटल को यहाँ पे हम रिस्क कवर भी बोल सकते हैं, उतना ही रिस्क कवर आपको पहले ही साइड में रखना है। तो हाई रिस्क रहेगा तो हाई लॉस होने की भी प्रोबेबिलिटी है, तो हाई लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हाई रहेगा और रिटर्न ऑन एक्सपेक्टेशंस भी हाई रहेगा। मतलब अगर आप हाई रिस्क वाले बिजनेस आप जैसे कि अगर सपोज आपका खुद का ही शेयर है जो आपने लॉन्च कर दिया, तो लोग अगर अपना कैपिटल रिक्वायरमेंट आप साइड में ज़्यादा रख रहे हो हाई रिस्क वाले बिजनेस में, तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनको एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दो, क्योंकि आपके हाई रिस्क वाले बिजनेस में वो पैसा डाल रहे हैं। ठीक है, द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। देयरफॉर
RAROC is a improvement over a traditional approach in that it allows one to compare two businesses with different risk, volatility of returns profiles. The transaction may give higher return, but at the risk. This is linkage between risk, capital and return. तो इसीलिए कोई भी बिजनेस हो, अगर हाई रिस्क वाला है तो आपको रिस्क कवर वाला जो कैपिटल है वो साइड में ज़्यादा रखना पड़ेगा. कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी हायर एंड एक्सपेक्टेशन, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस विल बी हायर. ऑब्वियसली जिन लोगों ने पैसा डाला है वो भी आपसे हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनको हाई रिटर्न्स दे दो. इसीलिए हमेशा RAROC जो है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, ये एक इम्प्रूव्ड अप्रोच माना जाता है ओवर ट्रेडिशनल अप्रोच कोई भी दो बिजनेसेस को कंपेयर करने के लिए, जो कि जिनकी अलग अलग रिस्क की वोलेटिलिटी है उनको कंपेयर करने के लिए RAROC एक अच्छा अप्रोच माना जाता है. ठीक है, तो लेकिन इतना ही ध्यान रखना, रिटर्न्स हाई तभी रहेंगे जब रिस्क हाई रहेगी. रिस्क हाई रहेगी तो कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो रिस्क कवर आपको साइड में रखना है वो हाई रहेगा, और रिटर्न भी जो लोग आपके बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं उनके एक्सपेक्टेशंस भी हाई रहेंगे. तो यही है लिंकेज बिटवीन रिस्क, कैपिटल एंड रिटर्न. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा. कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आगे आने वाले लेक्चर में हम यही टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो.